हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग साल्ट्स, इसके टाइप्स और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को कवर करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग एसिड, इसके टाइप्स, बेस, इसके टाइप्स तथा इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर कर चुके हैं। तो हम लोग साल्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि इससे पूछे जाने वाले छोटे छोटे प्रश्न जो रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस आदि के एग्जामों में पूछे जाते हैं उसे आसानी से हल कर लें और पढ़ने में मज़ा भी आएगा क्योंकि इसे मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, साल्ट जिसको आप हिंदी में लवण कहते हैं, आप पढ़ के आए हैं कि यह अम्ल और क्षार के संयोग से बना हुआ एक कंपाउंड होता है। तो पहला बात आप याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार के संयोग से बने हुए कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। एसिड प्लस बेस, या इसी को आप अल्कालीज लिख सकते हो बेटा, के संयोग से जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लवण कहते हैं। एक बात और समझिए, लवण जो होंगे धातु के क्लोराइड हो सकते हैं, धातु के ब्रोमाइड हो सकते हैं, धातु के आयोडाइड हो सकते हैं, धातु के फ्लोराइड हो सकते हैं, धातु के सल्फेट, सल्फाइड हो सकते हैं, धातु के फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आदि हो सकते हैं। तो इसे आसानी से पहचाना भी जा सकता है कि धातु का कोई सल्फेट हो तो लवण होगा, धातु का कोई सल्फाइड हो तो लवण होगा, धातु का कार्बोनेट हो तो लवण होगा, धातु का बाइकार्बोनेट हो तो लवण होगा, धातु का क्लोराइड हो तो लवण होगा, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, सब ये लवण के अंतर्गत आते हैं। तो इन तमाम बातों को याद रखिएगा। वैसे आप मैट्रिक में बहुत सारे रेडिकल का नाम आप सुन के आए होंगे कि सल्फेट रेडिकल है, या आपको क्लोराइड रेडिकल है, या ब्रोमाइड रेडिकल है, या सल्फाइड रेडिकल है, या कार्बोनेट रेडिकल है, या बाइकार्बोनेट रेडिकल है। इन चीज़ों का जानकारी आपको होगा। तो इतना बात आपको याद रखना है कि धातु का क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, फ्लोराइड हो, आयोडाइड हो, सल्फेट हो, बाइसल्फेट हो, ठीक है, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, फॉस्फेट हो, ये सब लवण के कैटेगरी में आते हैं। तो हम एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा छोटू। जैसे मैं कह दूँ HCl, यह एसिड है, आपको पता है, इसी को नमक का तेजाब कहते हैं। और यहाँ हम NaOH लेते हैं जिसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। यह एक बेस है, दोनों के बीच रिजेक्शन होगा तो आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट, यह निगेटिव पार्ट, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका निगेटिव पार्ट। अब देखो क्या होगा, इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में विवाह कर लेगा। देखो तो क्या बच गया, NaCl प्लस H2O। इसी को हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग टेबल साल्ट कहते हैं। इसी को हम लोग साधारण लवण के नाम से जानते हैं। इसी को कमन साल्ट भी आप बोल सकते हो, कमन साल्ट के नाम से हम लोग साधारण लवण जो घर में हम लोग यूज करते हैं। अब इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका रवा छोटा छोटा होता है। सोडियम क्लोराइड का प्रमुख स्रोत समुद्र होता है। जो अधिकांश जो NaCl हम लोग यूज करते हैं वो समुद्री जल से ही प्राप्त किया जाता है। एक सेंधा नमक सुने होंगे मैट्रिक में, ठीक है, जो खदानों से प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग रॉक साल्ट या हाइलाइट के नाम से जानते हैं। उसका भी फॉर्मूला NaCl होता है, ठीक है, लेकिन उसका रवा बड़ा बड़ा होता है। इसमें जो अशुद्धि पाए जाते हैं जिसके कारण वे रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, प्रायः वे सफ़ेद होते हैं, ठीक है। रंग बिरंगे होने के कारण है कि उसके क्रिस्टल में पोटेशियम क्लोराइड, जिप्सम आदि पाया जाता है जिसके कारण वो रंग बिरंगा दिखाई देता है। उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ धातु का क्लोराइड है कि नहीं है, यह एक लवण है, याद रखिएगा। इसी प्रकार मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, यहाँ देखो लिथियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, ETC। यह सब लवण के एग्जाम्पल है। कार्बोनेट में चलते हो तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस हो सकता है, ठीक है, ETC आप दे सकते हो, धातु का कार्बोनेट। क्लोराइड में और भी चल सकते हैं,
ट्रांजिशन एलिमेंट FeCl3 भी हो सकता है, FeCl2 भी हो सकता है, ठीक है, CuCl भी हो सकता है। जितने भी धातु के क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, सब हो सकते हैं बेटा। आयोडाइड भी हो सकता है। सल्फेट में तुम चलोगे तो Na2SO4 भी हो सकता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, K2SO4 भी हो सकता है, ठीक है, NaHSO4 भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है। तो धातु का कोई भी सल्फेट हो, बाईसल्फाइड हो, सल्फाइड हो, Na2SiO3 सोडियम सल्फाइड भी हो सकता है। यह सब लवण है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप बढ़ सकते हो और जैसे विरंजक चूर्ण का नाम सुने हो, CaOCl का होल Cl, ये भी एक प्रकार का लवण है। ZnOH का होल Cl, इसी को कहते हैं बेसिक जिंक क्लोराइड, या इसी को कह सकते हो जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अभी लवण के टाइप्स में आते हैं तो सबका नाम लिखेंगे, ठीक है। ये भी लवण के प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं दे सकता हूं, ध्यान देना, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। देख रहे हैं मैं दो दो लवण आपस में मिश्रित हैं। पोटेशियम क्लोराइड है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड है। ऐसा लवण जिसमें दो दो सिंपल साल्ट या दो लवण आपस में मिश्रित दिखाई देते हैं, इसको हम लोग डबल साल्ट कहते हैं। इस पर चर्चा करते हैं। इसी को हम लोग CaRN करने लाइट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ETC, ये सब लवण के कुछ एग्जाम्पल हुए। अब प्रश्न उठता है कि सर लवण का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अलग अलग लवण का या भिन्न भिन्न लवण का लिटमस पेपर पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। इसको मैं नोट में लिखवा देता हूं, तो पहले इसे नोट करें आप। इन नोट्स को आप नोट कर लेंगे, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भिन्न भिन्न लवण का लिटमस पेपर पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। लवणों के प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार उसके विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। तो पहला बात याद रखिएगा कि भिन्न भिन्न लवण का लिटमस पेपर पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ेगा। इनके प्रकृति के अनुसार इनके जलीय विलयन अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। इसका चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लवण अम्लीय होंगे, कैसे लवण क्षारीय होंगे, कैसे लवण उदासीन होंगे, कि ठीक है, किस लवण का pH मान 7 होता है, कैसे लवण का pH मान 7 से कम होता है, कैसे लवण का pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। इन तमाम चीज को चर्चा कर, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में। दूसरा चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं, रॉक साल्ट, जिसको हम लोग सेंधा नमक के नाम से जानते हैं। रॉक साल्ट नमक का एक खनिज है, याद रखिएगा, जिसे हैलाइट के नाम से भी जानते हैं। और इसका भी फॉर्मूला हमें NaCl ही इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। और इसका रवा बड़ा बड़ा होता है। ये खदानों से निकाले जाते हैं, और ये खदानें जो होते हैं अतीत में बहुत जमाने में जो स्थलीय सागरों, इनलैंड सी के सूखने से बनती है। इसके रवा बड़ा होता है, याद रखिएगा, इनके रवा बड़ा होता है एवं प्रायः रंगहीन या सफेद होता है। परंतु इसमें उपस्थित अशुद्धि जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जिप्सम आदि पाया जाता है, जिसके कारण यह पीले, नारंगी, गुलाबी, भूरे और बैंगनी हो जाते हैं। इसका क्रिस्टल इन रंगों का रंगीन भी दिखाई देते हैं, इसमें उपस्थित अशुद्धि के कारण, याद रखिएगा। भारत में ये रॉक साल्ट जो होते हैं, सेंधा नमक का एकमात्र स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, याद रखिएगा। और ये देखिए 100 रुपया केजी तक आज ये सेंधा नमक मार्केट में बिक रहा है। बड़ा लोग शौक से खरीद रहे हैं। यूरो साल्ट है, कौन साल्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको बना के बेच रहे हैं। रवादार यह नमक होता है, याद रखिएगा। ये जो नमक हम लोग 8 से 10 रुपये केजी खरीद रहे हैं, लेकिन यही सेंधा नमक जो कंपनियां पैक करके दे रही है, कह रहे कि पहाड़ों का नमक है, यह नमक जो है 100 रुपया केजी, 80 रुपया केजी मार्केट में बिक रहा है, याद रखिएगा। और ये जो नमक है सेंधा नमक, रॉक साल्ट, यह USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, UK में इसके बड़े बड़े खाने हैं, याद रखिए, जिससे इसको निकाला जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि साधारण जो नमक है जो हम लोग घर में खाते हैं, ये बरसात के दिनों में गीला हो जाता है, क्यों? जो नमक का जार होता है इसको खुले छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा बरसात के दिनों में गीला हो जाता है। अब जो आप नमक खरीदें तो बहुत प्यूरिफाइड साल्ट है, ये तो बहुत कम गीला होता है। पहले जो हम लोग बोरा वाला नमक आता था, देखते थे हम लोग खरीद के लाते थे 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो, उसको खुले हवा में छोड़ देने पर बरसात के दिनों में वह गीला हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, इस
NaCl में जो साधारण नमक हम लोग घर में यूज करते थे पहले, इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है छोटू? एक परस्वेदी पदार्थ है जिसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। ये क्या करते हैं? ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, वायुमंडल से नमी को सोखते हैं और क्या हो जाते हैं, अवशोषित करते हैं और जिस पदार्थ में रहते हैं उसको गीला कर देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग परस्वेदी पदार्थ कहते हैं। तो साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, जो एक परस्वेदी पदार्थ है जिसके कारण बरसात के दिनों में नमक गीला हो जाता है। कई बार यह पूछा गया है प्रश्न कि बरसात के दिनों में नमक गीला हो जाता है किसके कारण? तो नमक में कौन सा पदार्थ अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और एक ऐसा पदार्थ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो वायुमंडल में उपस्थित नमी को सोखता है और जिसमें यह पदार्थ रहता है उसको गीला कर दे, उसी को हिंदी में परस्वेदी पदार्थ के हम लोग नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नोट आप लिख लीजिएगा। 2-3 और नोट हम आपको बता रहे हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको मिटा रहे हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 4 याद रखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। आप आयोडाइज्ड साल्ट का नाम सुने होंगे, इसको खाने से आपको पता है कि घेंघा रोग नहीं होता है। तो पहला बात आप याद रखिएगा, नोट नंबर 4 याद है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कई बार सब एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, यही साधारण नमक जो होता है NaCl, इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड को मिला दें। KI को कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड या KiO3, इसी को कहते हैं पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट को हम लोग मिला देते हैं, इसी को हम लोग आयोडाइज्ड साल्ट के नाम से जानते हैं, आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। ठीक है, बात याद रखिएगा, आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है। अब देखिएगा, गांव देहात में पहले घेंघा रोग हो जाता था आयोडीन के कमी से। तो गवर्नमेंट क्या की, साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट को मिला देती है, इसको आयोडाइज्ड साल्ट कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। इसको खाने से घेंघा रोग नहीं होता है। दूसरा बात आप याद रखिएगा, देखिए इसी को कहते हैं छोटू NaHCO3, इसी को कहते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। देखिएगा, आपके मम्मी भी घर में यूज करती होंगी खाने वाला सोडा। पेट में गैस भी बन जाता है तो इसको खा लेने के पेट में बने हुए गैस को ये समाप्त करता है। ठीक है, ये क्षारीय स्वभाव का होता है, इसलिए पेट में बने हुए अम्लता को कम कर देता है। कई बार पूछा गया है कि NaHCO3 का जलीय विलयन होता है क्षारीय, ये बात याद रखिएगा। और NaHCO3 को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। उजला रंग का होगा, आप देखे होंगे आपकी मम्मी गुलगुल्ला बनाती होंगी, पकौड़ी बनाती होंगी, ठीक है, तो उसमें डाल देती हैं इसको। ठीक है, खाने वाला सोडा। अब देखिए, खाने वाला सोडा में NaHCO3 में यदि हम लोग टारटेरिक एसिड को मिला दें, तो टारटेरिक एसिड को मिलाने पे इस चीज को हम लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर खासकर हलवाई लोग यूज करता है, मिठाई आदि बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए, गांजा बनाने के लिए, खुरमा बनाने के लिए, केक आदि बनाने के लिए। जो बेकिंग पाउडर को किसी भोज्य पदार्थों में हम लोग मिलाते हैं तो तुरंत ये रिएक्शन करता है नमी से और हमको CO2 गैस देता है। और CO2 गैस देने के कारण याद रखिएगा, हमारा केक होता है, खुरमा होता है, गांजा होता है, वह मुलायम होता है। तो बेकिंग पाउडर ये है, और इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी पूछ देता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 और बेकिंग पाउडर पूछ दे आपसे तो NaHCO3 प्लस टारटेरिक एसिड के मिश्रण को हम लोग बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग पेट में बने हुए गैस को समाप्त करने के लिए भी हम लोग करते हैं और ये किस नेचर का होता है? क्षारीय। एक तीसरा महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम लोग साइट्रिक एसिड के साथ मिला दें, तो इसी को हम लोग कहते हैं इनोज साल्ट। याद रखिए, इनो लवण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं छोटू? इनो लवण। और इनो आप देख रहे हैं आजकल कहाँ प्रयोग हो रहा है? पेट में गैस बन जाता है हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए। इसका यूज कहाँ होता है?
यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यूज हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए खाने वाला सोडा को गिलास में आप ले लीजिएगा, एक पीस नींबू काट के उसमें गाड़िएगा, तुरंत पानी को मिलेगा, देखिएगा झाग बनाने लगा। जैसे इनो आप डाल के पीते हैं, ठीक है, 6-7 रुपये का इनो आता है और पी जाते हैं, पूरे पेट में बने हुए हाइपर एसिडिटी को समाप्त कर देता है। तो आप घर में भी इनो साल्ट बना सकते हैं। खाने वाला सोडा आपके घर में होगा और साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, दोनों को एक में मिलाइएगा, उससे CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है, और पेट में जो हाइपर एसिडिटी होता है उसको या कम कर देता है या उसके प्रभाव को नगण्य कर देता है, याद रखिएगा। तो ये कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे नोट करें। हम लवण के प्रकार बता रहे हैं। तो आइए हम लोग लवण के टाइप्स को देख ले, लवण के प्रकार। देखिए पहला टाइप है, आप इसे पढ़ के आए हैं, सिंपल साल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण लवण। साधारण लवण, देखिए साधारण लवण क्या है, ये अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है। 100% एसिड और 100% बेस रिजेक्शन कर ले तो जो लवण बनेंगे उसको हम लोग सिंपल साल्ट कहते हैं। और इसका पहचान है कि इसमें धन आयन दिखाई देगा परंतु इसमें H+ नहीं होगा, इसमें ऋण आयन दिखाई देगा परंतु इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं होगा, ठीक है। इसके पास धन आयन होते हैं परंतु H+ नहीं होते हैं, ऋण आयन होते हैं परंतु OH- नहीं होते हैं। यूं कह सकते हैं कि इसके पास विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन तथा हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं होते हैं। तो परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं हिंदी में, फटाफट एक लाइन में आप इसे लिख लीजिए कि यह एसिड और बेस के पूर्ण उदासीनीकरण के फल स्वरूप बनते हैं। अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप ये बनते हैं। दूसरा बात कि इसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन तथा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जिसको आप कहते हो OH- नहीं होते हैं। या यूं कहें कि इसके पास धन आयन होगा, पॉजिटिव रेडिकल इसमें होगा, पॉजिटिव रेडिकल होगा या पॉजिटिव आयन दिखाई देगा परंतु H+ नहीं होंगे। इसमें निगेटिव रेडिकल या निगेटिव आयन दिखाई देगा, ठीक है, रेडिकल हम पढ़ा भी देंगे आपको। इसमें निगेटिव रेडिकल या निगेटिव आयन दिखाई देगा परंतु इसमें OH- नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, NaCl को आप एक साधारण लवण कह सकते हो। यदि इसको पानी में डाला जाए तो या ऐसे यह घुल जाएगा, छोटू ध्यान दीजिएगा। देखो Na+ और Cl- देख रहे हो, एक्वस में टूट गया। इसके पास देख रहे हैं कि सोडियम आयन है, इसमें धन आयन है परंतु H+ नहीं है, ऋण आयन है परंतु OH- नहीं है। इसी प्रकार आप MgCl2 लिख सकते हो, यह धन आयन है या ऋण आयन है। इसी प्रकार तुम सोडियम सल्फेट लिख सकते हो, यह साधारण लवण है, ठीक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो CuSO4 लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट, यह धन आयन है परंतु यह ऋण आयन है। इसी प्रकार यह सोडियम ब्रोमाइड लिख सकते हो, Ki लिख सकते हो, EtCl लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल फटाफट नोट करो। देखिए एसिडिक साल्ट क्या है, नाम से स्पष्ट है कि अम्लीय लवण। देखिए ऐसा लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने। एसिड बेस रिजेक्शन करे लेकिन अम्ल का उदासीनीकरण 100% नहीं हो, उसी को हम लोग कहेंगे एसिडिक साल्ट। नाम से पकड़ना है, एसिडिक साल्ट हुआ तो ये क्या होगा, अम्ल के अपूर्ण का मतलब पूर्ण नहीं, अपूर्ण उदासीनीकरण के फल स्वरूप बनता है। और इसका पहचान क्या है, देखिए अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है। और दूसरा बात कि इसमें विस्थापन
इसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है, विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है, अर्थात इसके फॉर्मूला में हाइड्रोजन निश्चित रूप से दिखाई देगा। यह भी धातु के कार्बोनेट हो सकते हैं, बाई धातु के में के कार्बोनेट हो सकते हैं, बाई कार्बोनेट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें H दिखाई देना चाहिए इसके फॉर्मूला में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लवण का पहचान आपको पहले ही बता चुके हैं कि लवण क्या है, धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे NaHCO3, ध्यान देना, यहाँ इसके फॉर्मूला में H दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देख रहे हो यह कैसा लवण होगा, यह अम्लीय लवण होगा, इसमें H दिखाई देगा कि HCO3 आप दे सकते हो इसका एग्जाम्पल। इसका नाम क्या हो सकता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। इसी प्रकार CaHPO4 आप दे सकते हो, इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हो सकता है। अब रेडिकल का नाम भी कुछ याद होना चाहिए, PO4-3 को फॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट रेडिकल। इसी प्रकार इसका नाम Na2HPO4 दे सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ETC इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फटाफट नोट करो। देखो बेसिक साल्ट समझ लो, नाम से ही स्पष्ट है कि क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण का मतलब हो गया कि यह क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनेगा। एसिड और बेस रिजेक्शन करता है तो लवण बनता है, तो एसिड और बेस रिजेक्शन करेगा, लेकिन जो बेस है 100% न्यूट्रलाइज नहीं होगा, याद है, उदासीनीकरण उसका नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, आप ऐसे कह सकते हो कि वैसा लवण जो क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है उसे बेसिक साल्ट कहते हैं। इसकी पहचान है कि इसमें विस्थापन योग हाइड्रोक्साइड आयन होता है, याद रखिएगा। इसमें OH इसके फॉर्मूला में निश्चित रूप से दिखाई देना चाहिए, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं छोटू, यहाँ देखिए Zn, मैं कह दूं OH और यहाँ कह दूं Cl। कुछ लोग को देंगे तो कहिए कि पहचानो ये क्या है, तो कह देंगे क्षार है, जी नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ इसके फॉर्मूला में OH भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें विस्थापन योग हाइड्रोक्साइड आयन होता है। पहला बात की इसमें की पहचान है कि ऐसे लवण है। देखो जिंक क्लोराइड नहीं रहता तो इसको जिंक क्लोराइड कहते हैं। ये धातु के क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, सल्फेट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसके फॉर्मूला में OH जरूर दिखाई देगा, तो इसका नाम हो सकता है जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या लिख सकते हो, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड आप लिख सकते हो, या इसी को हाइड्रोक्सिन के जगह पर ही बेसिक लिख देते हैं, बेसिक जिंक क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं बेसिक जिंक क्लोराइड। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए ये भी हमारा बेसिक साल्ट का एग्जांपल है, MgOH का होल Br, इसका नाम होगा बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसको कह सकते हैं, नाम इसका हो सकता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, लिख देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इसी प्रकार, या इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और भी एग्जांपल हो सकता है, मैं कहूं कि PbOHNO3, इसका नाम होगा बेसिक लेड नाइट्रेट, क्या लिख सकते हो, बेसिक OH के लिए क्या लिख देते हैं, बेसिक, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, बेसिक लेड नाइट्रेट। ETC बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका पहचान है कि इसके फॉर्मूला में OH दिखाई देना चाहिए, OH दिखाई देना चाहिए, OH दिखाई देना चाहिए। देख रहे हैं, नोट करें इसे। तो आइए हम लोग चौथा लवण का टाइप पढ़ने, डबल साल्ट। इसको द्विक लवण कहते हैं, वैसे 12 में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट क्या है, लेकिन डबल साल्ट जानना जरूरी है। देखिए पहला बात याद रखिएगा कि डबल साल्ट कहने का मतलब कि ऐसे लवण में प्रायः 2 सिंपल साल्ट इक्विमोलर रेशियो
में आपस में मिलकर बने होते हैं। इक्विमोलर रेशियो का मतलब कि दो सिंपल साल्ट, यदि 1 मोल यह साल्ट होगा तो 1 मोल ये भी हो। इक्विमोलर का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ मोल, समान मोलों की संख्या। तो पहला बात याद रखिएगा कि ऐसे लवण प्रायः दो सिंपल साल्ट के इक्विमोलर रेशियो से बने होते हैं। ये ठोस अवस्था में बिल्कुल अस्थायी होते हैं, लेकिन ज्यों ही इसको पानी में मिलाते हैं, विलयन में मिलाते हैं, या अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव में टूट जाते हैं, अर्थात यह योगशील यौगिक होते हैं। तो पहला बात याद रखिएगा कि यह एडिशनल कंपाउंड होता है, यह एडिशनल कंपाउंड होता है जो प्रायः दो सिंपल साल्ट के इक्विमोलर रेशियो से बना होता है। इक्विमोलर रेशियो से बना होता है। इक्विमोलर रेशियो का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ मोल। एक मोल यदि एक लवण लेंगे तो 1 मोल ही दूसरा लवण लेना होगा, याद रखें। इक्विमोलर रेशियो से बना होता है। एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एडिशनल का मतलब योगशील होता है। दूसरा बात कि यह ठोस अवस्था में अस्थायी होता है तथा विलयन में अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। वियोजित का मतलब होता है टूट के बिखर जाना, वियोजित हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल इसके कुछ हम फेमस एग्जाम्पल देते हैं। देखिए इसको कहते हैं KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। इसको कहते हैं कर्नेलाइट, याद रखिएगा, CARNA LITT कर्नेलाइट कहते हैं। देख रहे हैं इसमें एक पोटेशियम क्लोराइड है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड। 1 मोल ए भी है, 1 मोल ए भी। देखो KCl यहाँ 2 लिख दें तो यह 2 मोल होगा, 3 लिख दें तो 3 मोल होगा, 13 लिख दें तो 13 मोल होगा। यहाँ कितने अणु दिखाई दे रहे हैं? KCl का 1 और यहाँ MgCl2 का भी 1। तो यह देख रहे हैं इक्विमोलर रेशियो में 1 मोल ये है तो 1 मोल ये भी होना चाहिए। कम से कम यह 2 सिंपल साल्ट से मिलकर बना है, एक पोटेशियम क्लोराइड और एक मैग्नीशियम क्लोराइड का यह एडिशनल कंपाउंड है। इन्हीं दोनों से यह निर्मित है और जल का इसमें 6 अणु होते हैं, जिसके कारण यह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। अभी तोड़ के दिखा रहे हैं कि यह ठोस अवस्था में बिल्कुल अस्थायी होगा। जब ही इसको पानी में मिलाएंगे, इसके विलयन को तैयार करेंगे, K+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, Mg+2 अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। यह अपने अवयवी आयनों में टूट जाती है। इसका पहचान है कि इसमें 2 सिंपल साल्ट दिखाई देंगे। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। आप पोटास एलम का नाम सुने हो, जिसको फिटिकरी कहते हो। देखो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O, जिसको हम लोग पोटास एलम कहते हैं। पोटास एलम, जिसको हिंदी में लोग फिटकरी भी कहता है, फिटकरी, याद रखिएगा। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग यूज कर। देख रहे हैं यहाँ K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, 1 मोल K2SO4 1 मोल Al2SO4 का होल थ्राइस, यह 2 लवण से मिलके यह बना, अर्थात यह एडिशनल कंपाउंड है। ठोस अवस्था में अस्थायी होगा और विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभाजित है। इसकी पहचान है कि इसमें 2 लवण सटा दिखाई देगा। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसको कहते हैं छोटू FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। इसको हिंदी में मोर लवण कहते हैं, मोर साल्ट कहते हैं, याद रखें। कई बार यह फॉर्मूला पूछा गया है 12 के एग्जाम में। देखो मोर साल्ट कहते हैं। देखो यहाँ फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 2 लवण जो हैं इक्विमोलर रेशियो में 1 मोल ए भी है, 1 मोल ए भी है, इन्हीं से मिलकर बना है। देखो यह ठोस अवस्था में अस्थायी होगा। ज्यों ही इसको हम लोग पानी में मिला देंगे, ज्यों ही पानी में मिलाएंगे, देखो यह अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा। यह Fe+2 और SO4-2, देखो यहाँ टूट जाएगा Fe2+ एक्वस फॉर्म में। देखो यहाँ अमोनियम आयन 2 हो जाएगा, यह टूट जाएगा NH4+
अमोनियम आयन पर एक चार्ज होता है, एक वश। कितना मोल है यहाँ, 2 है, तो मैंने 2 कर। देखो एक सल्फेट यहाँ है, एक सल्फेट यहाँ है, तो यहाँ लिख सकते हो 2SO4 -2। सल्फेट पर -2 चार्ज होता है और जल वैसे ही है 6H2O। तो ज्यों ही इसको पानी में मिलाते हैं यह अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं, जो धन और ऋण ध्रुव से मिलकर बना होता है। देख रहे हैं, ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे, आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो कर्नेलाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। मोर साल्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है। कभी कभी आपसे फिटिक्री का भी लोग फॉर्मूला पूछ देंगे, इसको पोटास एलम कहते हैं। इसी प्रकार क्रोम एलम भी बन सकता है। आगे सबका हम लोग चर्चा करेंगे, इसे नोट करें। हम अब बता रहे हैं कि कैसे लवण होंगे, उसका पीएच मान 7 होगा कि 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा। इसे नोट करें, वह महत्वपूर्ण तथ्य है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यहां कर्नेलाइट का स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, डबल एल होना चाहिए, हम डबल टी कर दिए हैं बेटा। इसको स्पेलिंग CARNALLIT कर्नेलाइट। किसी किसी पुस्तक में एक एल दिया होगा, कर्नेलाइट डबल टी कर दिए थे, इसको सुधार लीजिए। अंग्रेजी में ही नाम लिखना। तो आइए हम लोग मिश्रित लवण को समझ लें। देखिए मिश्रित लवण क्या है, वैसा लवण जिसमें 2 भिन्न एसिड रेडिकल दिखाई दे या उसमें बेसिड रेडिकल दिखाई दे, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, मिक्स्ड साल्ट। दूसरे साधारण शब्दों में कह सकते हैं वैसा लवण जिसमें 2 भिन्न धनात्मक मूलक हो या ऋणात्मक मूलक हो, उसी को हम लोग कह सकते हैं मिश्रित लवण। अब देखिए बेसिक रेडिकल को ही हम लोग पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं, अर्थात वैसा आयन जिस पर धन आवेश दिखाई दे। सोडियम प्लस, मैं कहूँ कि कैल्शियम प्लस, मैं कह दूँ एल्युमिनियम 3 प्लस, मैं कह दूँ NH4 प्लस। छोटू इसको हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं या इसी को हम लोग पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं। इसी को क्षारीय मूलक या भस्मीय मूलक कहते हैं। ठीक है, इसका नाम भस्मीय मूलक क्यों पड़ा बता रहे हैं। एसिड रेडिकल किसको कहेंगे, जिस पर निगेटिव चार्ज हो। वैसा आयन जिस पर निगेटिव चार्ज दिखाई दे उसको क्या कहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि यह कैसे मूलक होंगे, आप कहिएगा सर यह एसिड रेडिकल हैं, या इसी को हम लोग निगेटिव रेडिकल कहेंगे। और ऐसे लवण में 2 बेसिक रेडिकल होना चाहिए अलग अलग, या 2 एसिड रेडिकल अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, 2 निश्चित रूप से होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी उसको हम लोग मिश्रित लवण कहेंगे। देखिए जब लवण बनते हैं अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करके, तो धनात्मक मूलक जो होते हैं उसका पॉजिटिव पार्ट जो होते हैं वह क्षार से ही प्राप्त होता है। इसलिए पॉजिटिव रेडिकल को ही हम लोग बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। और लवण का जो ऋणात्मक पार्ट होता है, निगेटिव हिस्सा होता है, वह हमारा एसिड से प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम लोग एसिड रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो लवण का धनात्मक भाग जो होता है क्षार से प्राप्त होता है, इसलिए धनात्मक भाग को हम लोग पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल कहते हैं। और लवण का ऋणात्मक पार्ट जो होता है, ठीक है, या उसी को हम ऋणात्मक पार्ट होता है एसिड से प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम लोग एसिड रेडिकल या निगेटिव रेडिकल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल दे के हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मिश्रित लवण का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा। जैसे मैं कहूँ कि सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, यदि इसको हम पानी में घोल दें, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम का शॉर्ट फॉर्म POT, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। देखो ये कैसे टूट रहा है छोटू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे टूट रहा है। देखिए टूटेगा कैसे, सोडियम पर प्लस चार्ज, ध्यान दो, पोटेशियम आयन पर प्लस चार्ज और कार्बोनेट आयन पे -2 चार्ज। यहाँ देख रहे हैं यह लवण में 2 भिन्न भिन्न बेसिक रेडिकल हैं, देख रहे हैं 2 भिन्न, यहाँ देख रहे हैं 2 भिन्न, देख रहे हैं बेसिक रेडिकल हैं, बेसिक रेडिकल हैं, इसमें 2 भिन्न बेसिक रेडिकल दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यह लवण कैसा है, मिश्रित है। कम से कम 2 होना ही चाहिए, या तो बेसिक रेडिकल हो या एसिड रेडिकल हो, ठीक है। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका नाम होगा सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसी को हम लोग माइक्रोकॉस्मिक साल्ट
माइक्रोकॉस्मिक साल्ट के नाम से जानते हैं। देखो इसमें ये सोडियम प्लस, अमोनियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस, इसमें देख रहे हैं कि 3 है हमारा बेसिक रेडिकल और 1 है हमारा फॉस्फेट जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, बेसिक एसिड रेडिकल मौजूद है इसमें। तो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो कि बेसिक रेडिकल 3 दिखाई दे रहे हैं और 1 हमारा एसिड रेडिकल दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि यह कैसा लवण है, यह मिश्रित लवण है, याद रखिएगा। ठीक है, कम से कम 2 निश्चित रूप से होना चाहिए, या तो उसमें धनात्मक मूलक 2 हो या ऋणात्मक मूलक 2 हो, और दोनों वो अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही हो। ठीक है, यहाँ देख रहे हो कि सोडियम प्लस अलग है, अमोनियम प्लस अलग है, हाइड्रोजन प्लस अलग है। तीनों जो या आयन हमारे दिखाई दे रहे हैं, जो मूलक दिखाई दे रहे हैं, धनात्मक मूलक जो अलग अलग होना चाहिए। इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुनो, CaOCl का होलसेल, आप इसी को ऐसे लिखते हो CaOCl का होलसेल। ये ब्लीचिंग पाउडर का ठीक है करेक्ट कंपोजिशन नहीं है, वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। वैसे मैट्रिक में पढ़ के आए इसी को ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर देख रहे हो। यह ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ ऑक्सीक्लोराइड OCl माइनस एक ऋणात्मक मूलक है और यहाँ क्लोराइड माइनस एक हमारा ऋणात्मक मूलक है। 2 ऋणात्मक मूलक है लेकिन दोनों अलग अलग हो गया, और कैल्शियम +2 यहाँ देख रहे हैं धनात्मक मूलक है। और देख रहे हैं कि इस लवण में 2 हमारा ऋणात्मक मूलक है, अर्थात इसमें एसिड रेडिकल उपस्थित है और दोनों अलग अलग है। तो कह सकते हैं कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर भी एक मिश्रित लवण है। बात आप समझ चुके हैं। अब इसको समझ लीजिए कि बेसिक रेडिकल को पॉजिटिव रेडिकल कैसे कहते हैं, यहाँ हम एक समझा देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि KOH, यहाँ ध्यान दीजिए HCl मैं कह दूँ, यहाँ KOH कह दूँ, ध्यान दीजिएगा यह एसिड है, यह हमारा बेस है। देखो रिएक्शन कैसे करता है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट है। लवण का निर्माण कैसे होगा, इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका निगेटिव पार्ट। तो देखो पॉजिटिव पार्ट K और ये Cl, लवण बन गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब प्लस देखो H2O निकल गया। तो देख रहे हैं कि इस लवण के निर्माण में इसके धनात्मक पार्ट जो है कहाँ से प्राप्त हो रहा है, क्षार से प्राप्त हो रहा है। इसलिए धनात्मक जो आयन होंगे या धनात्मक जो रेडिकल होगा उसको हम लोग बेसिक रेडिकल कहेंगे। और देखिए इस लवण के निर्माण में निगेटिव पार्ट जो है, निगेटिव पार्ट क्लोराइड आयन अम्ल से प्राप्त हो रहा है, अम्ल से प्राप्त हो रहा है, तो निगेटिव रेडिकल को हम लोग एसिड रेडिकल कहेंगे। बात आप समझ चुके होंगे। कोई ऐसा पूछ दे कि क्यों कहा जाता है तो उसका जवाब दे दीजिएगा। इन्हें नोट करें, याद रखिएगा। सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फेट को माइक्रोकॉस्मिक साल्ट कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते ही हैं, इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। फटाफट इसे नोट करें। देखिए इन महत्वपूर्ण नोट्स को याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हिंदी में कहेंगे परबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग बेस को कहेंगे हम लोग परबल क्षार या परबल भस्म। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो और उनसे कोई लवण बनता हो तो उनके लवण का जलीय विलयन उदासीन होगा, और उदासीन होगा तो उसका pH मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा। याद रखिएगा। कुछ प्रमुख हम लवण के एग्जाम्पल लेते हैं छोटू, जैसे NaCl। NaCl का जलीय विलयन हमेशा उदासीन होता है। KCl का जलीय विलयन उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। और एक बार परीक्षा में पूछा गया है KNO3, इसको सोरा कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका भी जलीय विलयन हमारा याद रखिएगा उदासीन होता है। इसे याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना हुआ लवण जो होता है कैसा होता है हमारा, इसके जलीय विलयन उदासीन नेचर के होते हैं। देखिए एक चीज और यहां समझिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, मजबूत अम्ल है और कमजोर क्षार है। तो जो मजबूत होगा उसी नेचर का हमारा जो लवण बनेगा उसका जलीय विलयन उसी नेचर का होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऐसे जो लवण बनेंगे इन दोनों के संयोग से, तो इसका जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। इसके प्रमुख एग्जाम्पल नौशादर का आप नाम सुने हैं कि नहीं, याद रखिए NH4Cl, कई बार ये पूछा गया है।
नौशादर, इसी को कहते हैं नौशादर। इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन भी अम्लीय होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, FeCl3 अमोनियम सल्फेट भी होता है, NH4 का ट्वाइस SO4 जो फेमस है, उसको कम से कम याद रखिएगा। इसका जलीय विलयन और इसका जलीय विलयन जो अम्लीय स्वभाव का होता है। देखो वीक एसिड हो, देखो यहाँ एसिड वीक है और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ किस बेस का नेचर है स्ट्रॉन्ग, तो जो लवण बनेगा उसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। तो देख रहे जो लवण बन रहा है उसका जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इसके कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके प्रमुख एग्जाम्पल याद रखिएगा, CH3CONA सोडियम एसीटेट कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट कहते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्षारीय स्वभाव के इसके जलीय विलयन होते हैं, कई बार पूछा गया है। और देखिए जलीय विलयन क्षारीय हो गया तो इसका pH मान क्या होगा, याद रखिएगा, pH मान इसका क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। और देखिए इसका जलीय विलयन अम्लीय है तो इसका pH मान जो है, pH मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, याद रखिएगा। 7 से कम होगा अर्थात ऐसे लवण का जलीय विलयन क्या करेगा, ब्लू लिटमस को लाल करेगा। ऐसे लवण क्षारीय होंगे इनका जलीय विलयन, तो ऐसे लवण क्या करेंगे, लाल लिटमस को ब्लू करेंगे। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे नोट कर एक और बात बता रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए, यदि एसिड वीक हो और बेस भी वीक हो, दोनों वीक हो, अर्थात वीक एसिड और वीक बेस के संयोग से जो लवण बनते हैं, याद रखिएगा, ये लवण का जलीय विलयन जो हो सकता है, इस लवण का जलीय विलयन जो हो सकता है या तो अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है, या उदासीन हो सकता है। अब ये किस पर निर्भर करेगा कि कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, कब उदासीन होगा। उदासीन को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो ऐसे लवण का विलयन की प्रकृति एसिड तथा बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट पर निर्भर करता है। देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग आगे सीखेंगे चल के, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे। अभी इतना बात याद रखेगा, वीक एसिड हो, वीक बेस हो, उससे जो साल्ट बनेंगे उसका नेचर, उस लवण का जलीय विलयन या तो अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। और ऐसे लवण के विलयन की प्रकृति जो होती है क्षार तथा अम्ल के डिसोसिएशन कांस्टेंट पर निर्भर करता है। यदि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा हो, इसको Ka कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बड़ा हो Kb से, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसको कहते हैं क्षार का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ऐसे लवण जो होंगे हमारे एसिडिक नेचर के होंगे। किस नेचर का होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। ऐसे लवण का जलीय विलयन किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। यदि हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लेस देन हो जाए Kb से, अर्थात डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का मान डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के मान से कम हो जाए, तो ऐसे लवण का जलीय विलयन किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। किस नेचर का होगा छोटू, बेसिक नेचर का। ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। और यदि Ka का मान बराबर हो जाए Kb के, तो ऐसे लवण किस नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका उत्तर मुझे दीजिएगा, नोट करें। इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड तथा वीक बेस से बने लवण का जलीय विलयन होता है। देखिए अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, वीक बेस दिया। अभी बताए थे कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दिया हो तो देखना है कि सबसे इसमें मजबूत कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इस ऐसे जो लवण बनेंगे इनका जलीय विलयन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो आंसर हमारा एसिडिक होना चाहिए, इससे पकड़ा जाता है। आयोडाइज्ड साल्ट होता है, आपको चुनना है कि नमक में क्या मिलाते हैं। कार्नेलाइट का सूत्र होता है, दिए हैं इनोज साल्ट है। देखिए बताए हैं इनो साल्ट जो है पेट में हाइपर एसिडिटी हो जाता है, गैस बनने लगता है, पेट में गैस बन जाए, ठीक है, तो इसके इलाज में हम लोग क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं। या इसका दूसरा कारण, एक कौन सा लवण है प्रश्न पूछता है जिसका प्रयोग हाइपर एसिडिटी को दूर करने में किया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। देखिए घर में क्या करती है मम्मी, पेट वगैरह में गैस बन जाता है तो जवाइन खाने वाला सोडा दे देती है, हमारे पेट में का गैस समाप्त हो जाता है। तो इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, इसके मैथमेटिकल पोर्शन को। तो कुछ हम
मैथमेटिकल टूल्स आपको बताएंगे, कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे घातांक करने का, आपको कुछ हम फॉर्मूला बताएंगे, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन पर चर्चा करेंगे, सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंकों को निकाला कैसे जाता है, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।